विद्रोह किया किसी ने, बलिदान दिया किसी ने, लंदन जाकर अंग्रेजों को मारा किसी ने, प्रधानमंत्री चुना कोई और गया, लेकिन बना नेहरू। अपने स्वार्थ के लिए नेहरू जैसे लोगों ने समझौता किया था और भीख ही मांगी थी। मोदी के आने से पहले तक तो 5:30 बजे शाम में बजट आता था हमारा, और आज भी उनसे जलियांवाला बाग हो, बंगाल का अकाल हो या सैकड़ों छोटे बड़े नरसंहार, एक औपचारिक माफी तक नहीं मंगवा पाए हम। जाकर पढ़िए अप्रैल 1948 में लिखी हुई नेहरू की चिट्ठी, जहां 9 लाइन में 3 बार हर मैजेस्टी ऐसे लिखा है जैसे कि ना लिखे तो उसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी विक्टोरिया छीन लेगी। माउंटबेटन के नाम के आगे 6 सम्मान ऐसे लगाए गए डॉट 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 के साथ कि ना लगाए तो एडविना रूठ जाएगी। क्या यह भाषा होती है एक स्वाभिमानी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की जिसने स्वतंत्रता जीत कर ली हो? जी नहीं, यह भाषा भीख में मिली स्वतंत्रता और भीख में मिली कुर्सी पर बैठे भिखारी और पराभूत आत्मसम्मान के साथ जीने वाले रीढ़हीन जीव की होती है जो किसी दूसरे की गुलामी कर रहा हो। लड़कर ली गई स्वतंत्रता वाला राष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हो या विक्टोरिया मेमोरियल, हर उस औपनिवेशिक नासूर को पहले ही दिन ध्वस्त करता है जो उसे उसकी गुलामी की याद दिलाता है। हमने क्या किया? हमने उन्हीं भवनों को, उन्हीं स्मारकों को उसी तरह से सम्मान देना शुरू किया जैसे कि हमारे पास स्थापत्य कला नहीं थी, हमारे पास लोग नहीं थे, पैसे नहीं थे, सोच नहीं थी, दृष्टि नहीं थी कि हम अपना राष्ट्र स्वयं बना सकें। अरे रीढ़ होती नेहरू जैसी लोगों में तो पहले ही दिन से औपनिवेशिक प्रतीकों को ध्वस्त करते, आग लगा देते विक्टोरिया मेमोरियल में, जिसके प्रधानमंत्री चर्चिल के शव पर लाखों बंगालियों की सुनियोजित हत्या की गई थी। लोगों में नेताओं ने स्वाभिमान की अगर लहर डाली होती तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर हर वो भवन हाथों से लोग नोच कर गिरा देते जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, काटा, गुलामों की तरह रखा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि ऐसी विलक्षणहीन भावना और किस भूभाग पर है कि गुलाम भी रहे, यह भी क्लेम किया कि हमने आजादी पाली, और फिर अपने गोरे मालिकों के बनाए घर में बैठकर शाम के 5:30 बजे बजट पेश कर रहे हैं। भीख में मिली आजादी वाले राष्ट्र ऐसा ही करते हैं। स्वाभिमानी राष्ट्र तब तक टेंट गाड़कर संसद की कार्रवाई खुले मैदान में करता जब तक हम अपने श्रमिकों द्वारा, अपने आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया हुआ भवन नहीं बना लेते। स्वाभिमानी राष्ट्र सबसे पहले गुलामी के हर प्रतीक को तोड़ते हैं। यहां तो सबको कोट पैंट पहनकर अंग्रेज बनकर वैसे ही दिखने की ललक थी। इसलिए जब कंगना कहती है कि आजादी हमें भीख में मिली, तो जान लो, बूझ लो, समझ लो कि हां, आजादी भीख में ही मिली। यह बात अवश्य है कि भीख में मिली आजादी कहने से उन बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं हो जाता जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर किए थे, परंतु हां, उनकी आत्मा अवश्य ही कलपती होगी जब नेहरू जैसे लोग हर मैजेस्टी लिखकर डोमिनियन ऑफ इंडिया कहकर लंदन से अपने देश को चलाने की अनुमति मांगते थे। उन्हें 47 की जगह 57 की स्वतंत्रता स्वीकारी होती, हमारे 10,000 और क्रांतिकारी बलिदान होते, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र डोमिनियन ऑफ इंडिया नहीं होता, वो सिर्फ इंडिया होता और हमारे प्रधानमंत्री विक्टोरिया से देश चलाने की परमिशन नहीं मांग रहे होते। किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम? पता कीजिए कि हमारे आदिवासी जनजातियों को क्या 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता मिल गई थी? उन्हें आपराधिक जनजाति कानून से इसी राष्ट्र ने 1952 में हटाया तो अवश्य, लेकिन 500 ऐसी जनजातियों को दोबारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जन्मजात अपराधी की जगह आदतन अपराधी बना दिया गया। यह नेहरू की कैबिनेट ने किया। नेहरू जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने अपने ही राष्ट्र के 500 आदिवासी जनजातियों को अंग्रेजों द्वारा जन्म से ही अपराधी मानने को 5 साल तक ढोया और बाद में उन सबको आदतन अपराधी बता दिया। यह भीख में मिली आजादी ही नहीं, भीख में मिला कानून था। ऐसे सैकड़ों कानून तो नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में निरस्त किए हैं। हमारा भारतीय दंड विधान, आपराधिक विधान सब तो भीख में ही मिला है। जब इतने वकील थे संविधान सभा में जो संविधान छाप रहे थे, तो अपने समाज के हिसाब से दंड विधान क्यों नहीं बनाया? आप अपने समाज को चलाने की सारी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद भी वही रखे हुए हैं जो एक मालिक ने गुलामों को साधने के लिए लिखा था। आप इस आधारभूत अंतर को समझिए कि मैं अगर अपने खेत में काम करने वाले नौकरों के लिए कानून लिखूंगा, नियम बनाऊंगा, तो कैसा बनाऊंगा? और क्या वही नौकर जब खेत का स्वामी हो जाएगा, जो स्वयं को या अपने परिजनों को चलाने के लिए, क्या वो उसी कानून का अनुसरण करेगा? यह कैसी विलक्षण मूर्खता है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था ना नेहरू, उस चमचे के समझ में यह नहीं आया कि अपने समाज को अपने दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि अंग्रेजों के। यह भीख नहीं है और यह भिखमंगों वाला एटीट्यूड नहीं तो क्या है? दुर्भाग्य यह है कि आंशिक रूप से तो हम आज भी ढो ही रहे उसे। हमने कभी भी पूरी स्लेट को साफ किया ही नहीं,
हम बस अंग्रेजों के टाइपों को सुधारते रहे और गुनगुनाते रहे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कंगना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के शासन शैली का एक विस्तार मात्र थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश। इसमें गलत क्या है? नेहरू ने और कांग्रेस जैसी अधम पार्टी ने अंग्रेजों के ही एजेंडे को तो आगे बढ़ाया। आज तक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में अंग्रेजों का महिमा मंडन स्पष्ट रूप से और विस्तार से वर्णित है ही। हमें अंग्रेजी बोलने पर गौरव का अनुभव करने कहा जाता है। उनकी वेशभूषा पहनना आधुनिकता है और इस पार्टी ने सतत प्रयास किए हैं कि हमारे राष्ट्र की भाषाओं और संस्कृतियों को नष्ट कर दिया जाए। कंगना तो सही कहती है कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन की एक शाखा मात्र है। नहीं होती और रत्ती भर भी आत्मगौरव होता तो हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी औपनिवेशिक ही नहीं, मुगलिया गुलामी को ग्लैमराइज करने वाली नहीं होती। सत्य यह है कि कंगना के ही शब्दों में, हम स्वतंत्र तब हुए जब हमें भारतीय होने पर गौरव का अनुभव होना शुरू हुआ, जब हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान होना आरंभ हुआ, जब हमें लगा कि हिंदी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी बोलना भी गौरवपूर्ण बात है। हमें अंग्रेजी का एक्सेंट या भाषाई ज्ञान न होने पर होने वाली शर्मिंदगी से छुटकारा तो अब मिला है।